आज सुनिए डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की लिखी हुई 2 लघु कथाएं, अधूरे रिश्ते और पीली कोठी। डॉक्टर अमिता प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। हिंदी लेखन में भी उनका योगदान है। वो एक कथाकार हैं। YouTube के चैनल गृहस्वामिनी में वो अपनी लिखी कहानियों का पाठन स्वयं करती हैं, जिन्हें आप उनके YouTube चैनल गृहस्वामिनी पर स्वयं सुन सकते हैं। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। उनकी कहानियों का पाठन कुछ अन्य चैनलों पे भी किया जाता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पहली लघु कथा, अधूरे रिश्ते। लिफ्ट आज फिर बंद थी। तीसरी मंजिल तक तो नीना आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी, लेकिन अगली 2 मंजिलों को पार करना आसान नहीं था। पर कोई चारा नहीं था। आज ऑफिस से लौटते हुए कुछ सब्जी फल भी ले लिया था। हाथ में थैला, पर्स पकड़े हुए चढ़ रही थी। ड्राइवर भी आज नहीं आया था। किस्मत को कोसते हुए नीना सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दूसरी और तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सर्वेंट क्वार्टर के बच्चे खेल रहे थे। बदतमीज़ बच्चों ने जगह भी नहीं छोड़ी अपनी मस्तियों के बीच। थैला पकड़ने की तो बात ही दूर रही। पता नहीं कुछ तमीज़ सिखाते भी हैं कि नहीं आजकल के स्कूलों में। घर में तो उम्मीद नहीं है इनसे। माँओं को बतियाने से ही फुर्सत नहीं है, और बाप तो शायद पहले से ही निकम्मे घोषित किए जा चुके हैं। जिंदगी की आपाधापी में बेहतर कल के लिए बेहतर आज कहीं खो गया है। इस सरकारी कॉलोनी में नीना को आए 8 महीने ही हुए हैं। 10 मंजिली 10 इमारतें हैं। ब्लॉक के इस इमारत में 40 फ्लैट हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कभी कभार की हाय हेलो है। 2 लिफ्ट हैं, एक कभी भी ठीक नहीं होती। सफाई वाले हैं, एक अधमरा सा धोबी है। 3-4 आवारा कुत्ते हैं। साहबों की गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, और हैं हर फ्लैट के साथ वाले कमरे में सर्वेंट क्वार्टर। ना जाने कितनी जिंदगियां, जितने घर उतनी कहानियां। नीना जब शुरू में आई थी तो बड़ी उत्साहित थी। नया बड़ा फ्लैट, 5वीं मंजिल की बालकनी से सुंदर दृश्य, सामने बड़ा पार्क। पहली बार इस शहर में उसे अच्छा लगा था। ऐसे शहर भी अजनबी हो सकते हैं लोगों की तरह। पिछली ज़िंदगी को नीना भुलाना चाहती है, तभी तो बिल्कुल नए शहर में आ गई और अपने डिपार्टमेंट की कॉलोनी छोड़कर इस भीड़ भाड़ वाली अनजान बस्ती में आ बसी। नीना और अशोक में कभी नहीं बनी। वो फिल्म देखता था, वो टीवी से ही संतुष्ट थी। उसे बाहरी चमक दमक पसंद थी। नीना घर में बैठना चाहती थी। वो रोज़ क्लब जाता था। नीना को अजनबी लोग पसंद नहीं थे। अशोक के रोज़ रोज़ के खर्चे उसे परेशान करते थे। फिर एक दिन अशोक घर नहीं आया। कहाँ जा रहा है बताया भी नहीं। 3 दिनों तक परेशान रही वो। बहुत लंबी दौड़ तो दी उसको, लेकिन पतंग उड़ाना नहीं आया उसे। किससे पूछे, शर्म भी आती है। दोनों बच्चे शुरू से हॉस्टल में रहे, अब तो 10वीं और 12वीं में हैं। अशोक ने कहा कि वो कुछ दिन अलग रहना चाहता है। बस यूं ही कह दिया। ये तो बाद में ऑफिस की खुसुर पुसुर में पता चला कि अशोक के कई रिश्ते हैं और उसे छोड़कर सबको खबर है। उसे ही अंत में पता चला। लड़ने झगड़ने में वक्त न जाया करती हुई उसने अपनी पोस्टिंग दिल्ली करवा ली। प्रमोशन का बहाना था ही। पिछले 18 सालों से वो एक ही शहर में रहती आई थी। यहाँ आकर एक नई सांस महसूस हुई। नीना ने सोचा था कि सब काम खुद करेगी, समय काटेगी और वजन भी घटेगा। इस कैश लाइन पर वो खुद मुस्कुराई। शुरू की इस प्रतिज्ञा को मेनका की तरह भंग करने आती रहीं प्रेमा, विमला, सरोज, मिथिलेश, ज़्यादातर पहाड़ी औरतें। 3 काम करेंगी और हमारा काम देख लो। पहले तो मना करती रही, फिर काम पर रख लिया। शहनाज और उसकी एक बेटी को। उसकी तरह ही अधूरे रिश्ते की कहानी थी उनकी भी। उस दिन बड़ी आवाज़ें सुनकर वो बाहर निकली थी तो देखा AB के सर्वेंट क्वार्टर की महिलाएं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थीं। बाद में शहनाज ने बताया कि A के पति और B की पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए चिल्लपो मची है। दिल की संगीत को समझना कितना मुश्किल है। फिर एक और अधूरी कहानी, ये नियत है या नियति। आज नीना जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। बच्चे उधम मचा रहे हैं, लेकिन उसे देखकर रुककर नमस्ते मैडम कह रहे हैं। बड़े अदब से उसे जगह दे रहे हैं। नीना ने मौन और मुस्कान से सबको जवाब दे दिया। ये वक्त वक्त की बात है। जीवन में सुलझने के लिए उलझना पड़ता है।
नीना ने अपने बचे समय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले 2, फिर 4, फिर 6 आने लगे। बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें अदब भी बताने लगी। शायद उन बच्चों में वो खुद को भी तलाश रही थी। कहीं कोई कमी तो होगी उस रिश्ते में जो मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। कभी कभी उसे लगता है कि कोई भी गलत नहीं होता। लगता है सही शब्द ही नहीं होते हैं जो गलत और सही का अंतर बता सके। अब इन बच्चों से बातें करके वो समझने लगी है उन बच्चों की मानसिकता। सीढ़ियों पर उधम मचाते वो अब उसे गलत नहीं लगते। पिछले रविवार वो कोई आई थी अपनी बेटी के साथ। मैडम जी, बगल वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, सुना है आप बच्चों को पढ़ाती हो। ये क्लास में दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, आप थोड़ी मदद कर दो। उसे आने को बोल दिया नीना ने। जिंदगी के इस रंग के बारे में नीना ने सोचा नहीं था। गरीबों से करीब का रिश्ता। आज से 1 साल पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे रिश्ते भी जोड़ पाएगी। रिश्तों को तलाशती हुई नीना ने सोच लिया था, जहाँ तक रास्ता दिखेगा वो वहाँ तक चलेगी। अपने अधूरे रिश्तों के साथ वो मुस्कुरा कर ही चलेगी। जिंदगी की लड़ाई में उसे साथ तो कम मिला, लेकिन जिंदगी दूसरी तरह की खुशी के साथ भी जी जा सकती है। नमस्ते मैडम जी, शायद यही उन अधूरे रिश्तों की तलाश की अंतिम कड़ी है। नीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। अभी आपने सुनी डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की लिखी हुई लघु कथा अधूरे रिश्ते। अब सुनिए उनकी दूसरी लघु कथा पीली कोठी। आज सुबह से पीली कोठी के पिछले भाग में खूब सारी हलचल मची थी। पीली कोठी का पिछला हिस्सा पीला भी कहाँ रहा। हल्के गुलाबी और हरे रंगों में सराबोर अब वो इस पीली कोठी का हिस्सा ही नहीं लगता। शायद कोई ब्याह शादी होगी। प्रतिभा का मन हुआ कि उधर जाए और पूछे कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ प्रतिभा के लिए समय किसके पास था। मुझे मन से मन के झरोखे को ही टटोलने लगी। ये पीली कोठी दरअसल अब्दुल दादा की थी। प्रतिभा ने ये कहानी न जाने कितनी बार सुनी थी। अब्दुल दादा और उसके बख्शी दादाजी बड़े पक्के दोस्त थे। स्कूल कॉलेज सब साथ गए। तब इतना गैरपना नहीं था। ईद और दिवाली साथ ही मनाई जाती थी। अब्दुल दादा पेशे से वकील थे और हमारे दादाजी पुलिस में। दोनों ही अच्छा कमाते थे। दादा की शादी की तस्वीरें देखी हैं मैंने। उस धुंधली फोटो में दादाजी के घोड़ी के लगाम थामे अब्दुल दादा थे, लंबे, ऊंचे और सुंदर। सुनते हैं कोर्ट कचहरी में भी उनका खूब दबदबा था। अच्छा बोलते थे और खूब चर्चा होती थी उनके वाद विवाद और तर्क का। थोड़ा बहुत राजनीति भी कर लेते थे। वकील ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम में खूब आगे थे। गुलाम देश में भी शायद धीरे धीरे शहर बदलने लगे थे और वक्त भी। शहर में अब्दुल दादा ने पीली कोठी बनवाई और उसमें रहने भी लगे। हमारे दादाजी जो सरकारी नौकरी में थे वो एक सरकारी मकान में रहते थे। अचानक देश में एक नई लहर आई और गांधी के नाम की धूम मच गई। अंग्रेज़ों को उन्होंने ललकार दिया। उनकी एक एक बात जैसे सीने में उतरती रहती थी। दादाजी पुलिस में थे तो बिना कुछ कहे ही बुरे बन जाते थे, क्योंकि लोग जो चाहते थे वो शायद नहीं कर पाते थे और लोगों को उनसे अपेक्षाएं भी बहुत थीं। पूरा देश जैसे आज़ादी के रंग में रंग गया था। समय के साथ बदलते हालात को अब्दुल दादा ने समझ लिया था। पहली बार जब उन्होंने देश और आज़ादी की बात की तो लगा था कि ये कुछ अलग बात कह रहे हैं। दादाजी भी उनकी बातें सुनते रहते और उनका पुलिसिया दिमाग नए नए मायने लगाता रहता। उनको डर था कि अब्दुल दादाजी पकड़े ना जाएं। हर जगह खुफिया छापे हो रहे थे। दादाजी को अपना भी डर था कि कहीं बड़े साहब को उनके खुराफाती दोस्त का पता न चल जाए और उनकी नौकरी पर आँच न आए। दोनों के घरों में बच्चे बड़े हो रहे थे। अब्दुल दादा के 5 बच्चे और बख्शी दादा के 3 बच्चे साथ खेलकर बड़े हुए थे। समय के साथ हालात बदल रहे थे। अब्दुल बदल गया था। उसको ये मुल्क शायद पराया लगने लगा था, लेकिन वो अपने दिल की बात को दिल में ही रखता था। लगता है सबसे नाराज़ था, दुनिया से, गांधी से और शायद मुझसे भी। फिर अपना पराया भी होने लगा। अब्दुल दादा और बख्शी दादा का मेल जोल थोड़ा कम होने लगा। शायद ये हिसाब भी रखा जाने लगा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। फिर एक दिन अचानक अब्दुल दादा घर आए और कहने लगे, यहाँ अब कुछ नहीं रखा है, पाकिस्तान चला जाऊँगा। पाकिस्तान का नाम सुनते ही बख्शी दादाजी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर उन्हें समझाया
उम्मीद थी कि वो समझ जाएंगे, लेकिन उनको तो जैसे धुन सवार हो गई थी कि ज़िंदगी तो वहीं लाहौर में गुजारनी है और एक दिन यहाँ का नाम, जीवन, मिट्टी, हवा सब कुछ छोड़कर वो चले गए, दादाजी के लिए एक लंबा इंतज़ार छोड़कर। फिर 7-8 सालों के बाद एक रजिस्टर्ड चिट्ठी आई। पीली कोठी दादाजी के नाम कर गए। दादाजी कहा करते थे कि उनका एक रिश्ता बन गया था और ज़िंदगी उन्हीं रिश्तों के खुशबू के साथ चलती रही। ज़िंदगी के फिर किसी मोड़ पर वो उनसे नहीं मिले। हाँ, कभी कभार एक चिट्ठी आ जाती थी। सेंसर हुई चिट्ठियों से दादाजी मतलब निकालते रहते थे। वो खुश हैं वहाँ, यही बार बार बोलकर अपने मन को समझा लेते थे। जिंदगी भर उसके पुराने अपनेपन को तरसते रहते थे। फिर प्रतिभा के जन्म के समय अब्दुल दादा का एक बेटा दुबई के रास्ते भारत आया था। मालिकाना हक जो था पीली कोठी पर, यहीं बसना चाहता हूँ, बहुत मिट्टी देख ली देश की, अब बस यहीं रहूँगा। दादाजी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मंझले चाचा उससे उलझ गए। अब्दुल दादा ने अपनी इच्छा से पीली कोठी उनके नाम की थी। अब सच को क्या साबित करना? हाँ, पीछे के हिस्से को लेकर बात खत्म करें, लेकिन अकरम ने बात नहीं मानी, मुकदमा ठोक दिया। दादा सदमे में आ गए और बिस्तर पकड़ लिया। मामला बातचीत से सुलझ जाए, बार बार यही रट लगाते रहे। अकरम को नज़रअंदाज करने से भी क्या होता? पिछले इतने सालों में कोठी दादाजी का घर बन गया था। अकरम का उस कोठी पर हक था। अब्दुल दादा पर कोई दबाव भी नहीं था जब उन्होंने कोठी को सौगात कहकर दे दिया था। 8-10 साल की कहा सुनी कोर्ट कचहरी के बाद पीली कोठी के पिछले भाग में अकरम चाचा आ गए और 2 भागों में बट गया ये पीली कोठी। ऊंची दीवार खींच दी, हमारा तुम्हारा, भारत और पाकिस्तान ही जैसा। ये शायद दूसरा बंटवारा था। दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। बातचीत तक बंद हो गई थी। इसी काली रात की सुबह अब नज़र नहीं आ रही थी। लगता ही नहीं था कि इस रात के दामन से कोई सुबह निकलेगी। बस यूं ही दीवारें मजबूत होती रहीं। अकरम चाचा को इधर आए बरसों बीत गए। अपने पिता के जाने के बाद प्रतिभा ही इस हिस्से की मालिक है। सब लोग बस गए हैं और इतनी पुरानी कोठी के लिए इधर उधर किसी को अब कोई हसरत भी नहीं। प्रतिभा कोठी के एक हिस्से में संगीत स्कूल चलाती है। यहाँ का मोह छोड़ नहीं पाई। पीली कोठी की कहानी सबसे ज़्यादा शायद उसी ने सुनी थी। इस मोहल्ले में तुम सेफ नहीं हो, भाई चाचा ने भी आगाह किया था, लेकिन प्रतिभा वहीं अटकी रही। फाटक को खोलने की आवाज़ आई तो प्रतिभा अपनी तंद्रा से जागी। अकरम चाची अपनी पोती सायरा के साथ खड़ी थीं। वर्षों से हमने ईद, दिवाली, मौके त्योहार भुला ही दिए थे, बस उसी दीवार को देखते रहते थे। चाची आप, तुमने मुझे भुला दिया तो हम क्या याद ना रखें तुम्हें? आज सायरा की सगाई है, सोचा इस हिस्से को भी मिठाई खिलाए आए। प्रतिभा को कुछ नहीं सूझा तो उसने चाची को जोर से गले लगा लिया। ईंट से ईंट जोड़कर बनाई हुई अब्दुल दादा की पीली कोठी आज फिर से घर लगने लगी। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत भावनात्मक कहानी, पीली कोठी। आशा है आपको भी जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इस अनुरोध के साथ कि डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की कहानियाँ उन्हीं के स्वर में उनके चैनल गृह स्वामिनी पर सुनते रहें। गृह स्वामिनी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। शुक्रिया।